नमस्कार, आप देख रहे हैं नमस्ते भारत। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बेहद खास कार्यक्रम में पहुंचने वाले हैं और यह कार्यक्रम होना है बाली में। आपको यह भी बताएं कि कुछ ही देर के बाद में भारतीय समय के मुताबिक लगभग 7 बजे इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिसीव करने के लिए आपको बताएं कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति भी पहुंचने वाले हैं और थोड़ी ही देर के बाद में अपूर्व कैंपस की में पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी, जहां उनका इंडोनेशिया के राष्ट्रपति स्वागत करेंगे। इसके बाद भारतीय समय के मुताबिक ही आपको बता दें कि फूड एंड एनर्जी वर्किंग सेशन में वो प्रधानमंत्री हिस्सा लेने के लिए इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे। इसके बाद सुबह करीब 10 बजे विश्व नेताओं के साथ में लंच करेंगे, जबकि सुबह 11:30 बजे स्वास्थ्य से जुड़े दूसरे वर्किंग सेशन में प्रधानमंत्री हिस्सा लेने वाले हैं। इसके साथ ही दोपहर के कार्यक्रम की बात करें तो करीब 2:30 बजे एक सामुदायिक कार्यक्रम में भी पीएम शामिल होंगे और यहां पर पीएम लोगों को संबोधित भी कर सकते हैं, जबकि शाम को 4:30 बजे उनके सम्मान में वेलकम डिनर और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री शामिल होने वाले हैं। तो आर्थिक वृद्धि और खाद्य ऊर्जा पर यह मंथन होने वाला है। बाली में पीएम का 45 घंटे का यह लंबा चौड़ा सेशन, लंबा चौड़ा कार्यक्रम होने वाला है और भारतीयों को भी पीएम संबोधित करते हुए नजर आएंगे। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर G20 समिट में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं और तमाम विश्व नेताओं के साथ आपको बता दें कि प्रधानमंत्री की ये बैठक आज होनी है। वैश्विक चुनौतियों को लेकर इसमें मंथन किया जाएगा, चर्चा की जाएगी। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको हम लगातार दे रहे हैं कि भारतीय समय के मुताबिक लगभग 7 बजे से इस कार्यक्रम की शुरुआत होनी है। 7 बजे भी, उसके बाद 10:30, 2:30 बजे सामुदायिक एक सामाजिक कार्यक्रम में पीएम शामिल होंगे, जहां पर माना जा रहा है कि भारतीय समुदाय के जो लोग हैं उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित भी करने वाले हैं। इसी पर आपको दिखाते हैं एक खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17वें G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए इंडोनेशिया के बाली पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर मौजूद लोगों ने पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया। इस दौरान लोगों ने जमकर मोदी मोदी के नारे लगाए। अपने बीच प्रधानमंत्री मोदी को पाकर भारतीय समुदाय के लोगों ने उनसे खूब बातचीत की। इस शानदार स्वागत के लिए पीएम मोदी ने भी सभी का अभिवादन किया। गर्मजोशी से पीएम मोदी का स्वागत। बाली में एक तरफ भारतीय समुदाय ने पीएम मोदी का दिल खोलकर स्वागत किया, तो वहीं इंडोनेशिया की सरकार ने भी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री का पूरी गर्मजोशी से स्वागत किया। जैसे ही पीएम मोदी अपने आधिकारिक विमान से बाहर निकले, वहां मौजूद इंडोनेशियाई नागरिक बाली के पारंपरिक नृत्य और लोकगीतों के साथ झूमने लगे। इस दौरान इंडोनेशिया की सरकार के प्रतिनिधियों ने भी G20 समूह की अगली अध्यक्षता लेने पहुंचे पीएम मोदी का रेड कारपेट बिछाकर वेलकम किया। बाली में पीएम मोदी का व्यस्त कार्यक्रम। 3 दिन के लिए इंडोनेशिया दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी का कार्यक्रम बहुत ही व्यस्त रहने वाला है। G20 सम्मेलन में हिस्सा लेने के दौरान पीएम मोदी कई वैश्विक मुद्दों जैसे कि खाद्य सुरक्षा, पर्यावरण और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पर दूसरे राष्ट्रों के अध्यक्षों से चर्चा करेंगे। साथ ही वे कई G20 सदस्य देशों के प्रमुखों के साथ भी द्विपक्षीय वार्ता करने वाले हैं। इसके अलावा हर विदेशी दौरों की तरह इंडोनेशिया में भी 15 नवंबर को भारतीय समुदाय को संबोधित करने वाले हैं। बाली के सम्मेलन में आखिर में पीएम मोदी को इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो सांकेतिक रूप से G20 की अगली अध्यक्षता सौंपेंगे। आपको बता दें कि इसी साल 1 दिसंबर से भारत दुनिया की आर्थिक महाशक्तियों के समूह यानी कि G20 की अध्यक्षता ग्रहण करने वाला है, जिसके तहत इस बार इंडोनेशिया की तरह अगले साल भारत में पहली बार G20 का सम्मेलन होगा, जिसमें दुनिया भर से नेता शामिल होंगे, जो कि निश्चित तौर पर ही हर भारतीय के लिए एक गर्व का पल होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इसी पीछे एक और बड़ी खबर आपको घाटी से जुड़ी हुई बता दें। घाटी को दहलाने की कोशिश एक बार फिर से की गई। जम्मू में कल देर शाम एक बैग में आईडी बरामद किए गए। हालांकि आनन फानन में इन आईडीज को डिफ्यूज करा दिया गया। एक बड़ी कामयाबी हम कह सकते हैं कि भारतीय सेना को यहां पर मिली है, लेकिन जिस तरीके की नापाक कोशिश यहां पर की गई, हड़कंप मचा पूरे इलाके में और आनन फानन में बमों को डिफ्यूज कर दिया गया। आशंका यह है कि बारूद से भरे इस बैग को ड्रोन के जरिए यहां पर भेजा गया था, यहां तक पहुंचा
बचाया गया था। सुरक्षा बलों की सतर्कता की वजह से ही आप ये बड़ी जानकारी जो मिली कि इतना बड़ा जो आतंकी साजिश थी वो पूरी तरीके से नाकाम की गई। ड्रोन के जरिए माना जा रहा है कि बम से भरे इस बैग को यहां पर गिराया गया था। जम्मू में आतंकी साजिश नाकाम, धमाके से ही नाकाम हुआ आईईडी। जम्मू में आतंकियों की एक और साजिश नाकाम कर दी गई। जम्मू के फलिया मंडल इलाके में सड़क किनारे मिले संदिग्ध विस्फोटकों को नाकाम कर दिया गया। सोमवार देर शाम जम्मू में उस वक्त हड़कंप मच गया जब फलिया मंडल इलाके में एक संदिग्ध बैग मिलने की खबर सुरक्षा बलों को मिली। संदिग्ध बैग मिलने की खबर मिलते ही सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया। यह इलाका एयरपोर्ट के पास आता है, इसलिए एयरपोर्ट पर भी सतर्कता बढ़ा दी गई। बम स्क्वाड की दस्ता भी जांच के लिए मौके पर पहुंच गया। जांच में सामने आया कि संदिग्ध बैग में 2 आईईडी रखे हुए हैं। दोनों आईईडी का वजन करीब 550 ग्राम है। इसके अलावा दोनों आईईडी अलग अलग टाइमर के साथ अटैच थे, मतलब टाइम फिट कर इसमें कभी भी धमाका किया जा सकता था। जम्मू कश्मीर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है और 2 आईडीज जो कि एक बैग में थे उन्हें निष्क्रिय किया गया है। तमाम आला अफसर यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस के मौजूद हैं। स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप यहाँ पर दस्ता मौजूद है। 2 आईडीज जो हैं एक बैग में रखी गई थी, डेटोनेटर थे, कुछ वायर्स उनके साथ मौजूद थी और पूरे इलाके को अभी भी कॉर्डन किया गया है। कुछ देर पहले ही एक बड़े ब्लास्ट से जो है वो इस दोनों आईडीज को निष्क्रिय किया गया है। बता दें कि इससे पहले भी 2 कोशिशें यहाँ पर की गई हैं। बम मिलने की पुष्टि के साथ ही इसे नष्ट करने की प्रक्रिया भी शुरू की गई। आनन फानन में बम स्क्वाड की टीम ने इसे खत्म करने के लिए काम शुरू कर दिया। सुरक्षा बलों ने पहले आसपास के इलाके को खाली करवाया और फिर आईईडी से भरे बैग को धमाके के साथ उड़ा दिया, जिसकी आवाज दूर तक सुनी गई। आईईडी को नाकाम करने के वक्त सेना और पुलिस के अधिकारी भी मौके पर मौजूद थे। अगर यहाँ इस पूरे इलाके की बात की जाए तो ये सरहदी इलाका जो है वो पड़ता है। सरजीवन आपको लगातार विजुअल्स वहाँ पर दिखा रहे हैं कि किस तरह से पूरे इस इलाके की अगर बात की जाए तो सरहद के पास का इलाका है। लगातार पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन के ज़रिए यहाँ पर नई साजिशें जो हैं वो रची जाती हैं। इस बीच इस ऑपरेशन में जो है 2 आईडीज जो कि आधा किलो की थी, टाइमर आईडीज थी, उन्हें यहाँ पर डिस्ट्रॉय किया गया है। कोशिश थी कि इस इलाके में जो है किसी बड़े आतंकी हमले को अंजाम दिया जा सके। सूत्रों के अनुसार आईईडी से भरे इस संदिग्ध बैग को सीमा पार से ड्रोन के जरिए भी भेजने की आशंका है। हालांकि इसकी पुष्टि फिलहाल नहीं हुई है, लेकिन खुफिया एजेंसियां सभी एंगल से जांच कर रही हैं। दूसरी तरफ बम मिलने के बाद इलाके में सुरक्षा बल अलर्ट पर है। माना जा रहा है कि आईईडी का इस्तेमाल किसी आतंकी साजिश में किया जा सकता था, जिससे समय रहते खत्म कर आतंकियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं दूसरी ओर बड़ी खबर मिजोरम से आई, जहां पर एक पत्थर की खदान ढहने की वजह से कई मजदूर फंस गए। आपको बता दें कि रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, लेकिन सोशल मीडिया पर तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं। कई मजदूरों को चोटें आई हैं। आशंका जताई जा रही है कि कई अभी भी फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट के जरिए। मिजोरम में जिंदगी की जंग, ढह गई खदान, फंस गए मजदूर। मिजोरम में पत्थर की खदान ढहने से बड़ा हादसा हो गया। मलबे में 1 दर्जन से ज्यादा मजदूरों के दबने की खबर है, जिनकी तलाश जारी है। घटना मिजोरम के हनाथियाल जिले की है, जहां के मोताड़ गांव के पास कुछ मजदूर पत्थर की खुदाई का काम कर रहे थे। इसी दौरान पहाड़ का एक हिस्सा दरक गया और पहाड़ का चट्टानी मलबा मजदूरों के ऊपर गिर गया। इस घटना की तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई। हादसे की तस्वीरों में साफ दिख रहा है
कि पहाड़ के नीचे कुछ मजदूर काम कर रहे हैं। इसके अलावा ड्रिलिंग मशीन और जेसीबी मशीनें भी दिख रही हैं। फिर अचानक पहाड़ का एक हिस्सा नीचे ढहने लगता है। पहाड़ गिरने से नीचे खड़े मजदूर भागने लगते हैं, लेकिन कई लोग मलबे में दब जाते हैं। दावा किया जा रहा है कि करीब 1 दर्जन से ज़्यादा मजदूर मलबे में दबे हो सकते हैं। मलबे में कई मशीनें भी दब गई हैं। खदान इतनी तेजी से ढहा कि लोगों को भागने का मौका ही नहीं मिला। सीआरपीएफ, बीएसएफ और असम राइफल्स के जवान मजदूरों को बचाने के मिशन पर लगे हुए हैं। हालांकि बड़े बड़े पत्थरों को हटाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि मजदूर दूसरे राज्यों के रहने वाले थे। दरअसल इलाके में सड़क निर्माण का काम चल रहा था, जिसके लिए पत्थर निकाले जा रहे थे। इसी दौरान ये दर्दनाक हादसा हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि श्रद्धा हत्याकांड से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। सबूतों की तलाश में आपको बताएं पुलिस लगातार जारी है। आरोपी आफ्ताब को 7 दिन की हिरासत में पुलिस की भेजा गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं। श्रद्धा हत्याकांड से जुड़ी हुई, जिसने पूरे देश को दहला कर रख दिया। गर्लफ्रेंड का मर्डर करने का आरोप है आफ्ताब के ऊपर और सबूतों की तलाश में ये पूछताछ लगातार जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, जंगल में लाश के टुकड़े फेंके गए थे। 35 टुकड़े किए गए थे श्रद्धा के और अलग अलग जगहों पर इन टुकड़ों को फेंक दिया गया था। ये बड़ी खबर, कल से ही वो तमाम सबूत, वो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश अब पुलिस कर रही है। सबूतों की तलाश अब भी लगातार जारी है। जंगल में लाश के टुकड़े फेंके गए थे और आरोपी आफ्ताब, जिसके ऊपर यह बड़ा आरोप है कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड का मर्डर किया, 35 टुकड़े करके उन टुकड़ों को अलग अलग इलाकों में फेंक दिया। तफ्तीश लगातार जारी है। प्यार पर खंजर, 35 टुकड़ों वाला मर्डर। मुंबई में मोहब्बत की, दिल्ली में खूनी कहानी। जान से कैसे जल्लाद बना आफ्ताब। फ्रिज खरीदा, आरी ली और शव के 35 टुकड़े कर दिए। इसके बाद 18 दिन तक ये कसाई रोज शव के टुकड़े दिल्ली के जंगल में फेंक देता था। दिल दहला देने वाली ये वारदात राजधानी दिल्ली की है और इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया आफ्ताब नाम के शख्स ने, जिसने अपनी प्रेमिका श्रद्धा की हत्या कर दी। रोंगटे खड़े कर देने वाली ये वारदात 6 महीने पहले की है, लेकिन अब इसका खुलासा हुआ है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और उससे पूछताछ की तो उसने मर्डर की बात कबूल कर ली। आफ्ताब कोई रिग्रेट क्यों मारा उसको, श्रद्धा को? आफ्ताब श्रद्धा को क्यों मारा? आफ्ताब श्रद्धा को क्यों मारा तुमने? कोई रिग्रेट कुछ? क्या किस बात में झगड़ा हुआ था? आफ्ताब मारा, आफ्ताब किस बात में झगड़ा हुआ था? बस हुआ था। जिस हैवानियत के साथ हत्या की और सबूत मिटाने की कोशिश की गई, उससे साफ है कि आफ्ताब ने पूरी प्लानिंग के साथ श्रद्धा का मर्डर किया। आफ्ताब के प्यार के लिए जिस श्रद्धा ने माता पिता को ठुकरा दिया था, आफ्ताब ने उसके खात्मे के लिए खौफनाक प्लानिंग बनाई। पुलिस के मुताबिक मेहरौली के फ्लैट में दोनों के बीच एक दिन झगड़ा हुआ। इसमें आफ्ताब ने गला दबाकर श्रद्धा की हत्या की। अपना गुनाह छिपाने के लिए आफ्ताब ने आरी से शव के टुकड़े किए। उसने पहले हाथों के 3 टुकड़े किए, फिर पैर के भी 3 टुकड़े किए। इस तरह उसने श्रद्धा की लाश के 35 टुकड़े किए। हत्या के बाद 300 लीटर का फ्रिज खरीदा ताकि उसमें टुकड़े भर सके। वो अगरबत्ती जलाता था ताकि बदबू को दबाया जा सके। कॉपी देखिए, तिलक इलेक्ट्रॉनिक्स। आफ्ताब
जो है उसका नाम है, यहाँ पर मोबाइल नंबर है और साथ ही में 19/5/2022 यानी 19 मई को एलजी का फ्रिज लिया। कीमत इसकी 25,300। कितने लीटर का था सर ये फ्रिज? क्योंकि उससे पूछा होगा, क्योंकि उसको बड़ा फ्रिज चाहिए होगा, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं उसको पता था कि उसको बॉडी काट के डाल दिया। 260 लीटर का था ये फ्रिज। 260 लीटर का। सर एक चीज़ बताइए कि जब वो आया आफ्ताब, उस समय क्या आपको कहीं से उसके चेहरे पर कोई डर, कोई खौफ या कोई परेशानी कहीं कुछ नजर आ रही थी? नहीं सर, ऐसे तो हमें कुछ याद ही नहीं है। ये 5 महीने की बात थी। नॉर्मल कस्टमर डील करते हैं उसी हिसाब से उसको भी नॉर्मल कस्टमर की तरह ही लग रहा था। श्रद्धा आफ्ताब की लिव इन पार्टनर थी। वो आफ्ताब पर शादी का दबाव बना रही थी, जिसे लेकर आफ्ताब इतना बौखलाया कि उसने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। उसने शव के 35 टुकड़े किए। इन टुकड़ों को वो दिल्ली के महरौली के जंगलों में कई दिनों तक फेंकता रहा ताकि जानवर शव के टुकड़े खा जाएं और वो पकड़ा ना जाए। ये वही जंगल है जहां पर आफ्ताब रात के अंधेरे में आता है और उसके बाद इन जंगलों में अपनी प्रेमिका श्रद्धा के शव को ठिकाने लगाता है। क्रमबद्ध तरीके से 35 से ज्यादा टुकड़े उसके द्वारा किए जाते हैं कि इतने बड़े जंगल में आफ्ताब रात के अंधेरे में आता है कि उसे कोई देख ना पाए और उसके मंसूबों को कोई समझ न पाए। पुलिस ने फिलहाल जंगल से शव के 12 टुकड़े बरामद किए हैं और बाकी की तलाश की जा रही है। दरअसल श्रद्धा और आफ्ताब दोनों मुंबई के कॉल सेंटर में काम करते थे। 2019 में यहीं दोनों की मुलाकात हुई। मुलाकात पहले दोस्ती में बदली और फिर दोस्ती प्यार में। मगर परिवार वाले उनके रिश्तों से खुश नहीं थे, तो दोनों मुंबई से दिल्ली आ गए और महरौली के एक फ्लैट में लिव इन में रहने लगे। पुलिस के मुताबिक दोनों के बीच अक्सर लड़ाई होती थी, लेकिन 15 मई को विवाद इतना बढ़ा कि आफ्ताब ने श्रद्धा का मर्डर कर दिया, जिसके साथ जिंदगी बिताने का वादा कर मुंबई से दिल्ली लाया था। अपने हाथों से उसी की जिंदगी खत्म कर दी। आफ्ताब और ये लड़की 2019 से लिव इन पार्टनर्स थे। इनिशियली ये लोग मुंबई रहते थे, फिर एक बैकपैकिंग ट्रिप पे हिमाचल कहीं गए और वापस आके दिल्ली में रुक गए। जब दिल्ली में रुके तो इनके झगड़े कुछ बढ़ने लगे। पहले भी झगड़े थे इनके, उस दिन झगड़े बढ़े और उस दिन थिंग्स गॉट आउट ऑफ कंट्रोल और इसने इसका मर्डर कर दिया। रूह कपा देने वाली इस वारदात से हर कोई सन्न है। दिल्ली से लेकर मुंबई और देश भर में लोग इस हैवानियत से सकते में हैं। महिला आयोग ने भी इस मामले पर चिंता जताई है और इसे लेकर रिपोर्ट मांगी है। NCW ने एक डिटेल्ड रिपोर्ट मांगी है पुलिस से। हम देखते हैं कि पुलिस उसके बाद क्या कर रही है, क्योंकि चार्जशीट होना बहुत ज़रूरी है और प्रॉपर चार्जेस लगने। ऐसे केस में एक एग्जाम्पलरी पनिशमेंट मिलनी चाहिए ताकि आगे कोई ऐसी घटना ना हो सके। जांच में एक और सनसनीखेज खुलासा हुआ है। पता चला है कि आफ्ताब हॉलीवुड की क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज देखता था और वहीं से उसने इस साजिश का प्लान तैयार किया। श्रद्धा के परिवार वाले शुरू से इस रिश्ते के खिलाफ थे। उन्हें आफ्ताब सही नहीं लग रहा था। वो सोशल साइट और बेटी के दोस्तों के जरिए उनके बारे में जानकारी पता करते रहते थे। कई महीनों तक बेटी की जानकारी नहीं मिली तो पुलिस में शिकायत की। टेक्निकल सर्विलांस की मदद से पुलिस ने तलाश की तो सामने आई दिल दहला देने वाली वारदात। मोहब्बत का दिखावा कर आफ्ताब ने उनकी बेटी के 35 टुकड़े कर दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो वही इस पूरे मामले को लेकर तफ्तीश लगातार जारी है और इस पूरे मर्डर केस में आपको बता दें, श्रद्धा के बचपन के दोस्त लक्ष्मण नाडर की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया है, जिसके जरिए पुलिस अब आगे की कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रही है। क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। लगभग अगस्त से मुझे ऐसा चिंता होने लग गई कि ये अभी लास्ट 2 महीने पहले उसने कांटेक्ट किया था। उसके बाद अगस्त का महीना हो गया, अभी तक उसके साइड से कोई रिप्लाई आया नहीं। मेरे किसी भी टेक्स्ट का रिप्लाई आया नहीं, फोन स्विच ऑफ आ रहा था। So that is when it became a point of concern for me कि I should actually start reaching out to people and ask whether okay. So मुझे दूसरों को, मेरे फ्रेंड सर्कल में कॉमन फ्रेंड्स है, उनको मैंने पूछना चालू किया। एंड देन लेटर ऑन मैंने फिर किसी से भी कोई मुझे अपडेट नहीं मिला तो फाइनली मैंने उनके ब्रदर को बता दिया कि ऐसा है। लास्ट मेरा उनसे जुलाई में बात हुआ था, उसके बाद से आज तक मेरा उनके साथ कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। सो इट्स बेटर दैट वी रीच आउट टू कॉप्स एंड चेक सीक फॉर देयर हेल्प। कि वो दोनों में क्या झगड़ा होता था क्या? बहुत झगड़े होते थे। क्या बताते थे आप? यहाँ तक कि एक बार ऐसा भी झगड़ा हुआ था जब उसने मुझे व्हाट्सएप पे ऐसा मैसेज करके बोला कि प्लीज यहाँ मेरे घर पे आ जा, मुझे बाहर लेके जा, अगर आज रात को मैं
इसके साथ घर पे रही तो ये मुझे मार डालेगा। ऐसा भी झगड़ा हुआ है उनके बीच में और हम दोस्तों ने मिलके उसको उसके घर से उस दिन बाहर भी निकाला था और आफ्ताब को वार्निंग भी दी थी कि हम पुलिस के पास जाने वाले हैं। बट उस टाइम पे श्रद्धा के कमिटमेंट्स को या फिर उसके जो बातें थी उसको रिस्पेक्ट करते हुए हमने बोल दिया कि इसको हम पुलिस में नहीं कर रहे, बिकॉज उसने मना किया।